नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम राष्ट्र के, प्रदेश के, स्थानीय स्तर पर जो हालात हैं उन पर चर्चा करते हैं और प्रयास करते हैं कि आपके पास नई जानकारी पहुंचे, पुख्ता जानकारी पहुंचे। अब यह भी जानते हैं कि इसके लिए विशेषज्ञ तौर पर हमारे पास युग करवट के एडिटर चीफ सलामत मियाँ जी होते हैं। सलामत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज की चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आशीष जी। राम मंदिर प्रतिष्ठा, जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके कार्यक्रम में तकरीबन सभी प्रमुख दलों को निमंत्रण दिया गया है। तो जो ये एक विपक्षी दलों को भी, जो अक्सर राम मंदिर पर तरह तरह की बातें करते हैं, उनको भी जो बुलाया गया है, ये क्या नीति है? नहीं, बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य इसको कदम मैं मानता हूँ। और ये एक बड़ा दिल दिखाया है, बहुत अच्छा प्रयास है। और जाहिर है कि वो भगवान श्री राम किसी एक दल या किसी उसके नहीं थे, सभी के हैं वो। और इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उनको कहा जाता है। तो बड़ा अच्छा प्रयास ये है कि अगर ये इन्होंने उनको जिस तरह की जैसे आपने बताया और जानकारी है कि सभी दलों को बुलाया गया है, सोनिया जी बुलाई गई हैं, मायावती बुलाई गई हैं, तमाम प्रमुख दल, अखिलेश जी हैं, तो बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य, बड़ा दिल किया गया। और मैं समझता हूँ कि जो जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है उनको भी बड़ा दिल करना चाहिए और भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेना चाहिए जाकर वहाँ पर। अच्छा, सोनिया गांधी जी को निमंत्रण मिला, उसके बाद दिग्विजय सिंह से बात हुई पत्रकारों की दिल्ली में। उनसे पूछा गया कि अब क्या वो इस स्थिति में जाएंगे, आपको निमंत्रण मिल गया? तो उन्होंने कहा सोनिया गांधी जाए ना जाए अभी पता नहीं, लेकिन कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। अब देखिए दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। उनके बयानों से बड़ा विवाद पैदा हो जाता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं और जाहिर है तो उनको बुलाया गया हैसियत से। अब वो तय करती हैं, अगर जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी को भेजती हैं वो एक अलग इशू है। बट जो उनको सभी को बुलाया जा रहा है आशीष जी, ये बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा कदम है। और इससे आपस की जो कटुता है वो भी बहुत दूर होगी और कम से कम ऐसे प्रयासों का स्वागत करना चाहिए। और जैसे बीच में भी हालांकि बीजेपी में चर्चा चल रही थी और जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग लीडर हैं उनको सेहत की वजह से नहीं बुलाया जा रहा था, लेकिन अब उनको भी जो है निमंत्रण दिया गया, वो विहिप की तरफ से दिया गया। आलोक जी बाकायदा उनको उसमें लेके गए थे। तो मैं समझता हूँ कि देखिए अडवाणी जी हैं और मुरली मनोहर जोशी जी हैं, कल्याण सिंह जी इस दुनिया में नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी यात्रा करी, बहुत बड़ा माहौल बनाया। आज वो जो पुराना माहौल था और जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सांसद हुआ करते थे उसमें पार्लियामेंट में, तब अडवाणी जी ने यात्रा की और तब उस समय एक माहौल बना। और आज वो एक उन लोगों की मेहनत जो है आज बड़ी परवान चढ़ी। हालांकि बीजेपी के जो कुछ और लीडरान हैं वो नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि 2014 के बाद जो बीजेपी का गिराव बढ़ा है वो मोदी जी की वजह से बढ़ा है। तो स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं उनके नाम का भी है। लेकिन जो कुर्बानियाँ हैं, जिस तरह से उन्होंने एक आंदोलन किए थे अडवाणी जी ने, जोशी जी ने, ये सब लोग उन्होंने बड़ी वो किए थे। तो अच्छा प्रयास ये है कि उनको आमंत्रित विश्व परिषद ने किया है, तो अच्छा है प्रयास। और मैं समझता हूँ कि सेहत उनकी नहीं है, लेकिन शायद पहुँच जाएंगे ज़रूर। अब मतलब ये समझो कि इन लोगों ने जो पौधा लगाया था आज उसका फल खाया जा रहा है। नहीं, जाहिर है, देखिए उस ज़माने में जिस तरह के आंदोलन हुए थे, तो हमने आपने भी देखे, हमारी स्टार्टिंग थी पत्रकारिता की, हम सब लोग थे उस टाइम, हम लोग देखा करते थे। तो जाहिर है कि बहुत अच्छा कदम है, विश्व हिंदू परिषद ने उनका निमंत्रण किया है, स्वागत है वो भी। और दूसरा बड़ा कदम ये हो गया कि अब ये जो सारे अपोजिशन लीडर्स को बुलाया गया, सारी पार्टीज़ के बड़े लीडर्स को बुलाया गया है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही है जहाँ ये लगे कि साहब आपने एक खाली एक लाइन खींच रखी है। हाँ, मतलब एक सीमा तक आप लोग हैं अपना, तो कहीं वो चीज़ नहीं। क्योंकि इशू ये बनता है कि सब भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यक्रम कर लिया, अपना कार्यक्रम कर लिया, या विश्व हिंदू परिषद ने कर लिया, या ट्रस्ट ने कर लिया, या राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कर लिया, और भगवान श्री राम को एक लिमिट कर दिया। तो ऐसा तो नहीं है, बट ये इस प्रयास से जो जिस तरह के विपक्ष बातें करता है, तो स्वाभाविक है उसको भी जवाब दिया है। आज मायावती ने प्रेस किया है, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने का भी कोई विचार नहीं है। तो इंडिया गठबंधन पर भी उन्होंने निशाना साधा, सत्ता पर भी साधा, जो निलंबन है उसको लेकर। तो क्या मायावती अभी भी ये संदेश देना चाह रही है कि मैं ना इनके साथ हूँ ना इनके साथ हूँ? हाँ, उनकी बहुत बड़ी मजबूरियाँ हैं आशीष जी। असल में देखिए, इतना खामोश थी, इतने बड़े बड़े घटनाएं हो गई देश में,
उनका कोई बयान नहीं आता, कोई प्रेस बयान क्या, वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हैं, अपनी बात करके चली जाती हैं। महंगाई पे वो नहीं बोली, संसद पे हमला हो गया, उसके बाद कोई बयान नहीं आया। मतलब बहुत सी चीज़ें हो गई। मैं तो आज था कि बड़ी ज़माने बाद उनका कोई बयान आया है। वो बयान भी बड़ा इस तरह का बयान था कि जो शायद ये एहसास कराने का था कि वो अलग रास्ते पे हैंगी, इनके किसी के साथ नहीं है। क्योंकि 2 दिन पहले बैठक होती है, उसमें मायावती नहीं जाती हैं, फिर आज बयान आता है उनका कि मैं उस गठबंधन में नहीं हूँ। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने किसी को मैसेज देने का प्रयास किया है। तो यही चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा जो लोग आज उनके समाज के भी या जो और पार्टीज़ हैं उसमें यही मायावती को लेकर यही चीज़ चलती रहती है कि आखिर वो उनका रुख क्या रहेगा। जाहिर है कि बड़े दल की नेता हैं वो, उनका अपने समाज में अपना कद भी है, उनके साथ उनका अपने समाज का वोट बैंक भी है जो 2014 से अब तक नहीं खिसका है। उनके पास एक वोट बैंक की ताकत है। तो जाहिर है कि लोग उनके फैसले को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिरकार वो राजनीति में उनका किस करवट जो है वोट बैठेगा। अब उन्होंने आज जो है ये बयान दिया कि साहब बिना सांसदों के जो है हाउस चलना भी ठीक नहीं है। तो और उसके बाद उन्होंने एनडीए वाली बात कर तो इसमें इंडियन गठबंधन में नहीं जाएंगे। तो जाहिर है कहीं ना कहीं उन्होंने बयान दे के एक चीज़ से कई निशाने साधे हैं। अभी जो हाल ही में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें नई शराब नीति आई है, राजस्व बढ़ाने के लिए शराब की कीमतों में वृद्धि हुई है। उस पर वरुण गांधी का जो बयान आया है वो ये कह रहे हैं कि योगी के राम राज्य में शराब का क्या मतलब है, क्या शराब ही एकमात्र जरिया रह गया राजस्व इकट्ठा करने की? देखिए, वरुण गांधी समय समय पर बहुत ऐसे बयान देते हैं और सरकार को आईना दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में के वो सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो हैंगे, उसके बावजूद भी वो पार्टी को भी अपने आईना दिखाते हैं, सरकार को भी आईना दिखाते हैं, योगी सरकार को भी आईना दिखाते हैं। वो बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। उनकी कहीं ना कहीं बात में दम है। जाहिर बात है जिस तरह अब शराब का माहौल बन रहा है, आप देखिए और राज्यों में शराब की पाबंदी की मांग उठ रही है। हमारे यहाँ क्या आलम है कि हम शराब तो कोरोना में भी बंद नहीं कर पाए जी, तमाम बाजार बंद थे लेकिन शराब की दुकानें खोली गई थी। तो ये नई नस्ल को क्या देना चाहते हैं? अब कह दिया गया कि नई नई दुकानें खुलेंगी, ऐसी जगहों पे खुलेंगी जहाँ पहले पाबंदियाँ थी। तो बिल्कुल वरुण गांधी जी का बयान, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा आईना दिखाने वाला है और सरकार को उनके बयान में गंभीरता से लेना चाहिए। आज जो आपका कॉलम है तीसरी आंख, उसमें आपने जयंत पर डोरे डालने वाली बात लिखी है कि भाजपा जयंत चौधरी पर डोरे डालना चाहती है। क्या मजबूरी भाजपा की है जो डोरे डालेगी? देखिए, सवाल ये है कि आपने भी देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से जो जाट समाज एक ज़माने में बड़ा एक तरफा रहता था, वो किसानों के मुद्दे को लेके काफ़ी हद तक जो है उनसे नाराज सा है। और जिस तरह चुनाव जीते गए लोकसभा के 2019 में भी, वो भी सबके सामने तस्वीर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह सांसदों को जिताया गया और जिस तरह के एंड टाइम पे वो सब कुछ हुआ, वो भी आपके सामने है जी। तो कहीं ना कहीं सवाल इसमें यह हैगा कि बहुत, क्योंकि पश्चिम में जाट समाज की बहुत बड़ी संख्या है, निर्णायक भूमिका में रहते हैं और जिस तरह से उनके साथ उनको तमाम चाहते हुए जो चीज़ें नहीं दी जाती जिसके वो हकदार हैं। किसानों की समस्या नहीं, एमएसपी को लेके कितना बड़ा आंदोलन चला, आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है। चौधरी अजीत सिंह साहब जब इस दुनिया में थे तब भी ये प्रयास हुआ था, 2019 में भी प्रयास हुआ, 14 में भी प्रयास हुआ, 14 के बाद भी प्रयास हुआ। जब उनसे उनकी कोठी ले ली गई तो जाहिर है कि बहुत दुख हुआ जाट समाज को। फिर जब देखा भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ये फैसले हमें उल्टे पड़ रहे हैं, उन्होंने कई और जाट नेताओं को भी अपने पाले में लाए। सतपाल मलिक साहब भी आ गए थे। फिर वो जो अब हमारे सांसद हैं यहाँ से सतपाल चौधरी साहब, ये बागपत वाले, इनको भी लाया गया, कई नेताओं को लाया गया। लेकिन जो दबदबा चौधरी चरण सिंह जी साहब का है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या उनके परिवार का है, वो किसी का नहीं है। तो अजीत सिंह साहब के ज़माने में ये बात आई, तो उस ज़माने में ये बात आई थी कि लोक दल का विलय कर लिया जाए, तभी जयंत चौधरी जी ने उस टाइम मना कर दिया था। क्योंकि आज बहुत से लोग जयंत चौधरी जी में दादा की छवि देखते हैं और जाहिर है कि वो बहुत युवा नेता हैं, बहुत एनर्जिक वाले नेता हैं, बहुत जिसे कहते हैं बहुत डीपली हर चीज़ को सोचते हैं। अब ये प्रयास किया जा रहा है, मुझे कई लोगों ने बताया, राजनीतिक दलों से मेरी नेताओं से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे, बीजेपी के कुछ नेताओं से ये बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा प्रयास ये है और कुछ नेताओं को लगाया गया है कि जयंत चौधरी जी को हम मनाएं
और वो विलय ना करके गठबंधन का हिस्सा बन जाए, एनडीए में शामिल हो जाए और हम उनको जो है कृषि मंत्री बना देंगे, ये बात उनको ऑफर दिया जाएगा। तो ये सब चर्चाएं चल रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये चर्चाएं कब हकीकत में बदलेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। और आजकल खासकर जब से एक दशक से राजनीति की तस्वीर बदली है, कब कौन किसके साथ खड़ा हो जाए आप भरोसा नहीं कर सकते। रात में कहीं होते हैं, सुबह में किसी के साथ होते हैं, दोपहर में कहीं होते हैं। तो अब वो ये कहना, क्योंकि अब समर्पण की राजनीति ख़त्म हो गई है। और पहले लोग मिसाल दिया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग रहते हैं वो जाहिर है समर्पित है, लेकिन बीच में भाजपा में बहुत टूट हुई है। तो अब राजनीति में आशीष जी कुछ नहीं पता, मतलब ये हो गया है कि ना कोई स्थायी दोस्त है ना स्थायी ना कोई नहीं है। अब तो अपने वक्त के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से, निजी स्वार्थ के हिसाब से लोग राजनीति कर रहे हैं। अब उनको ये नहीं है कि हमें जनता ने चुना था। आप देखिए ना, बहुत से लोग होते हैं कि जनता ने चुना बीजेपी के टिकट से, कांग्रेस के टिकट से, ठीक है, पता चला वो चले गए दूसरे दल में। तो धोखा तो है जनता के साथ। कोई आस्था नहीं है, कोई समर्पण राजनीति में नहीं रहा है। यही कारण है कि कब कौन किसके साथ चला जाए कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा, आज लोकसभा में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर विधेयक पास हुआ है। विधेयक उस स्थिति में पास हुआ है, विपक्षी सांसदों का निलंबन हो गया है, सारा विपक्ष धरना दे रहा है संसद में, और उस वक्त ऐसा महत्वपूर्ण बिल पास किया जाए जिसका विपक्ष खुद एक लंबे टाइम से विरोध कर रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, हमने बहुत दिनों बाद ऐसी तस्वीर देखी, मतलब बहुत सालों बाद। राजीव गांधी जी के ज़माने में, इंदिरा जी के ज़माने में भी निलंबन होता था, लेकिन आपको याद होगा कि अटल जी के ज़माने में संसद चला करती थी, 3-3 दिन संसद चली। पीवी नरसिम्हा राव जी के ज़माने में संसद चला करती थी। अब तो हाल ये है कि 2 घंटे चली, 4 घंटे स्थगित हो गई, 3 घंटे चली, 7 घंटे स्थगित हो गई। पहले 3 दिन चलती थी। उस समय जो चाहे सत्तारूढ़ कोई भी रहता हो, वो विपक्ष की बात को सुनता था। आज विपक्ष की बात को नहीं सुन रहा है। और ये भी शायद इस तरह की जो है घटना कि इतने सांसद निलंबित हो गए। जाहिर है कि इस पर टिप्पणी यूँ नहीं है कि स्पीकर का अपना विवेक है, वो उनका अपने इन हाउस मैटर है, वो क्या निर्णय लेते हैं। बट जो बाहर मैसेज जा रहा है, बाहर मैसेज तो यही गया है ना कि विपक्ष को बिल्कुल बाहर करके और बिल पास कर दिया गया। भले वहाँ उनकी मौजूदगी में भी बिल पास होता, बट ये जो सवाल उठते हैं वो नहीं उठते जो उठ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की राजनीति से परहेज करना चाहिए और हम बेवजह किसी को जो है मुद्दा ना दें। भैया बहुमत की सरकार है, बिल हमेशा पास हो जाएंगे, नो डाउट, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं था। बट आज लोग ये कह रहे हैं कि जी विपक्ष को बाहर करके आप बिल पास कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी राजनीति में जो टाइमिंग है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे टाइम पे जहाँ बिल पास होना थे, उस टाइम पे निलंबन लगातार हो रहा है। एक दिन 60 हो गए, फिर 63 हो गए, फिर 49 हो गए। तो ये जो इस तरह से कंटिन्यू जो निलंबन हो रहा है, फिर कोई उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, बहस नहीं हो रही है, तो फिर मैं समझता हूँ ये टाइमिंग ज़्यादा मुनासिब नहीं थी। और अब तो है अनिश्चितकाल के लिए संसद स्थगित हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी राजनीति से बचना चाहिए। अभी जो इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई, उसमें ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए या गठबंधन के चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो ये क्या ममता क्या राजनीति करना चाह रही है? देखिए, बहुत बड़ा गेम है इसमें आशीष जी। और ये ममता बनर्जी ने ऐसा पासा फेंका है जिसमें जो है, जो गठबंधन के जो अन्य दल थे, जो सहयोगी दल थे, जो शामिल होना चाह रहे थे, वो सब जो हैं घबरा गए। लालू जी चले गए थे समय से पहले, नीतीश कुमार चले गए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुआ। और अब नीतीश जी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। इस बैठक के बाद उन्होंने तत्काल बुला लिया। और तो मुझे लगता है कि जो ममता बनर्जी ने जिस तरह से ये उनके खड़गे का नाम आगे किया है, इसको लेके जो है, जो माहौल एक बनने वाला था इंडिया गठबंधन के बीच, वो शायद मुझे लगता है उसमें दरार और पड़ सकती है। हालांकि दलित नेता हैं वो, अगर कोई विरोध करेगा तो एक मैसेज जाएगा, लेकिन क्योंकि सबको अपना निजी स्वाद भी चाहिए, तो इसलिए जो ममता जी ने जिस तरह से ये एक पासा फेंका है, इसका मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में आप बैठक में से पहले बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे, उसमें और दरारें पड़ेंगी। और ये जानबूझ के बड़ा गेम खेला गया है। जो ममता जी जो हैं, वो कांग्रेस से बिल्कुल जो दूर रहती थी, बातें करती हैं। अब मान लो जैसे वेस्ट बंगाल में आ जाइए, तो क्या वो कांग्रेस के साथ जाएंगी, क्या उसके साथ जाएंगी, वामपंथी के साथ?
वहाँ उनका 36 का आंकड़ा है, फिर कांग्रेस कैसे करेगी। तो ये गठबंधन तो हो रहा है इंडिया गठबंधन का, लेकिन मुझे पता लगता है कि वक्त से पहले इसमें ऐसी तस्वीरें हो जाएंगी कि शायद सब लोग जो हैं अलग अलग अपने रास्ते चलाएंगे। तो दोस्तों, ये आपने समझा कि ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम केवल इत्तेफाक से नहीं लिया है, बल्कि सोची साची रणनीति के तहत लिया है। आज के जो तमाम विषय थे, गंभीर विषय थे, जिन पर चर्चा देश भर में हो रही है, उन पर हमने बातचीत की और सलामत जी के जो विचार आपने सुने निश्चित रूप से आपको पसंद आएंगे। इसी तरह के कार्यक्रम लेकर हम आपसे रोज रूबरू होंगे। सलामत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आशीष जी, बहुत बहुत आपका नमस्कार।